नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। लेकिन पिछले 1-2 हफ्तों में जो घटनाक्रम रहा और भी ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है IRCTC को। पहले तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, फिर OFS का प्राइस डिसाइड हुआ और तुरंत ही यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल गई थी। तो इन्वेस्टर कम्युनिटी बहुत ही हैरान हो गई और ऐसी सिचुएशन में एक न्यूज़ आती है कि OFS के अलॉटमेंट के बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसे समझेंगे और क्या ऐसी सिचुएशन में सब कुछ बेचकर निकल जाना बेहतर रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो न्यूज़ आपके सामने है। 11% डाउन इन अ वीक, IRCTC शेयर टू फर्दर कम डाउन आफ्टर OFS शेयर अलॉटमेंट, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। क्यों मानना है इसे भी हम समझने वाले हैं। IRCTC में हमें गिरावट देखने को मिली। वी एक्सपेक्ट IRCTC स्टॉक टू कम डाउन आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ OFS, दैट इज 16 दिसंबर 2020। प्री OFS प्रमोटर शेयर होल्डिंग इज 87.4% और OFS के बाद अपने माल को बेचने के बाद गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है कम होकर 67.4% हो जाएगी। बाय दिस वेरी सिग्निफिकेंट सप्लाई विल कम ऑन द डे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ OFS शेयर टू इन्वेस्टर्स। तो अभी यहां पर सप्लाई बहुत ही बढ़ जाएगा सिग्निफिकेंट अमाउंट में, 87 से कम होकर सीधा 67। तो आप समझ सकते हैं कि 20% का यहां पर हमें स्टेक सेल देखने को मिला है। तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स के पास इतना माल बढ़ चुका है, प्रमोटर के पास इतना माल कम हो चुका है। तो जो मार्केट है, फ्री फ्लोट यहां पर माल हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चांसेस हैं कि इसके कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा एंजल ब्रोकिंग के एक एनालिस्ट का मानना है। द 2-day IRCTC OFS has begun on Thursday with the first day December 10 reserved for non-retail and second day for retail investors। पहले दिन हमें अच्छा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, 1.98 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर 20% का स्टेक सेल कर दिया गवर्नमेंट ने। एंजल ब्रोकिंग एक्सपेक्ट्स लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स एंड गिव्स अ न्यूट्रल रेटिंग टू द IRCTC OFS इशू। द ब्रोकरेज रिमेन्स कॉशियस ऑन द नियर टर्म बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, बट मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड पोस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021, द ब्रोकरेज रिमेन्स पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग का मानना है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी को प्रेशर में रहना पड़ सकता है और OFS के बाद तो स्पेशली यहां पर उन्होंने न्यूट्रल की ही रेटिंग दी है कि यहां पर अगर गिरावट नहीं होगी तो तेजी के चांसेस भी बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर सप्लाई हो चुका है। जितनी भी डिमांड थी उसे सप्लाई ने पूरा कर दिया है। जिस भी इन्वेस्टर को स्टॉक में खरीदना था उन्होंने OFS में यहां पर खरीदारी कर ली है। तो यहां पर जितने को भी पेट भरना था भर लिया है। अब यहां पर ज्यादा डिमांड मार्केट में दिखाई देने के चांसेस बहुत ही कम है और सप्लाई ज्यादा होगा, क्योंकि 20% का स्टेक सेल हुआ है। तो फ्री फ्लोट में हमें यहां पर माल ज्यादा दिखाई देगा। तो इसके कारण स्टॉक में यहां पर हमें न्यूट्रल रेटिंग दिखाई दे रही है। तेजी के चांसेस कम दिखाई देते हैं, बल्कि यहां पर हमें स्टॉक थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। और इसके न्यूट्रल नियर टर्म के जो हमें प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं, बिजनेस भी बहुत ही अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कोविड से पहले तो जो अपना कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद तो सिचुएशन काफी सुधर चुकी है, लेकिन अपने प्री कोविड लेवल तक तो स्टॉक अभी भी नहीं पहुंचा है, बिजनेस लेवल अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में सिचुएशन बहुत ही सुधर जाएगी और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा एंजल ब्रोकिंग का मानना है। स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। IRCTC में एंजल ब्रोकिंग का क्या मानना है ये तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन आपका स्टॉक में क्या मानना है? क्या हमें OFS के बाद और अलॉटमेंट के बाद गिरावट देखने को मिल सकती है या नहीं, इसके बारे में अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक मिड कैप स्टॉक है जिसके मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,423 रुपीज, जो कि हमें 1% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 15% गिरावट पे अवेलेबल है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 1 साल के बारे में बात करें तो इतना ज्यादा मोमेंट हमें देखने को मिला, उसके बावजूद 62% के शानदार रिटर्न्स 1 साल में बना कर दिए हैं। 5 साल के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है, 2019 अक्टूबर में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली, उसके बावजूद इतने कम समय में 98% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं।
की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 43.61 है, तो इसे हम किसी भी सेक्टर के पी रेशियो के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। और प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 7.36 है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा दिखाई देता है, रीजनेबल है, 0.86% का डिविडेंड यील्ड हमें दिखाई दे रहा है। केटरिंग का कामकाज करता है, हॉस्पिटैलिटी में है, इंटरनेट टिकटिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये हम सभी को पता है। इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो काफी पॉजिटिव है, ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू 2017 में 1.58 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 2.35 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। रेवेन्यू जो स्पीड से बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा स्पीड से प्रॉफिटेबिलिटी हमें ऊपर जाती हुई नजर आती है। 2017 में 0.22 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि डबल से भी ज्यादा होकर 2020 में 0.52 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो क्लियरली काफी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई दे रही है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। तो आप देख सकते हैं मार्केट के क्रैश के समय के बाद हमें रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक हमें एक ही जोन में अटकता हुआ नजर आया था क्योंकि ओएफएस आने वाला है ये हमें पहले ही पता था। लेकिन फिर तेजी आई, उसके बाद ही ओएफएस का प्राइस डिसाइड किया गया और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिल गई और स्टॉक फिर से उसी लेवल पे हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है जिस लेवल पे ये पिछले कई महीनों से हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। क्योंकि बिजनेस भी नहीं चल रहा था पहले तो ज्यादा स्टॉक हमें मूवमेंट करता हुआ भी नजर नहीं आया। और अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे हमें यहाँ पर 1400 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा था। ओएफएस के बाद गिरावट जरूर हुई, गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली, लेकिन ये लेवल हमें सस्टेन होता हुआ पिछले 5 दिनों से दिखाई दे रहा है और तेजी के संकेत हमें स्टॉक में दिखाई दे रहे थे। परसों तो स्टॉक 20 डेज के मूविंग एवरेज के भी ऊपर हमें जाता हुआ नजर आया था, लेकिन 1500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दिया, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो 1500 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास कई बार स्टॉक गया है और वापस हमें नीचे आता हुआ भी नजर आता है। तो अगर आपको ये वीडियो में मैंने बताया था कि नहीं बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको याद है कि 1500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देगा ऐसे मैंने कहा है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे जरूर बता सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। अगर बात करें फिलहाल करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे 20 डेज का मूविंग एवरेज यहां पर ऑलरेडी टूट चुका है और दूसरे सारे मूविंग एवरेज हमें यहां पर फिलहाल इंटैक्ट दिखाई देते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में बात करें तो भारी वीकनेस देखने को मिल रही है, बहुत ही ऊपर निकल गया था, उसके बाद काफी गिरावट देखने को मिली, 48.28 है, जो कि हमें न्यूट्रल टू वीक कंडीशन दर्शा रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 49.40, यहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमें दिखाई देती है। एमएसीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर हमें बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अपर बैंड तो बहुत ही ऊपर है 1648 और लोअर बैंड बहुत ही नीचे है 1225 के आसपास का लेवल हमें दिखाई देता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 1353 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो पिवट के तीनों रेजिस्टेंस तो टूट ही चुके थे, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली और उसी आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1290 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, सारे हिस्ट्री में यहां पर पता चल जाएगी। तो आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद भारी तेजी देखने को मिली, स्टॉक देखते ही देखते 2000 रुपए तक पहुंच चुका था। मल्टी बैगर रिटर्न्स एक साल के अंदर अंदर ही स्टॉक ने बना दिए थे, 6 महीने के अंदर मल्टी बैगर हो चुका था, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली और ये कोई नॉर्मल गिरावट, कोई दूसरा क्रैश होता, सिर्फ फाइनेंशियल क्रैश होता तो शायद हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल जाती और रिकवरी यहाँ पर हमें ऊपर जाता हुआ स्टॉक नजर आता, लेकिन कोविड की वजह से ट्रैवलिंग पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा और यहां पर ये स्टॉक हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा था, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था और फिलहाल भी उसी सिचुएशन में स्टॉक हमें री एंटर होता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये जो न्यूज़ मैंने आपको पढ़कर सुनाई उसके बाद हमें क्या बेचकर निकल जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं तो आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। मोनोपोलिस्टिक नेचर है, शॉर्ट टर्म के लिए ऑफकोर्स प्रेशर बना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है या फिर ओएफएस में आपने अप्लाई किया है, आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, तो यहां पर मेरा मानना है कि आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है। और मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भी लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई आपको करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर अप्लाई करना अवॉइड भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी जो काम करती है उसमें मोनोपोलिस्टिक नेचर है, तो यहां पर आपको कंटिन्यू होल्डिंग ही करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो जिन्होंने
OFS में अप्लाई नहीं किया है, जो कि अभी फिलहाल इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो फिलहाल पिछले 5 दिनों से तो 1400 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास हमें दिखाई देता है और स्टॉक हमें कई दिनों पहले इसी लेवल के आसपास कॉन्सोलिडेट करता हुआ भी नजर आता था। तो मेरा मानना है 1400 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो और मेरा मानना है कि अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, स्टॉक हमें 1000 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा, तो उसके चांसेस मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब OFS आया है तो उसमें बहुत बड़े बड़े निवेशक, हम जैसे रिटेल निवेशक ने तो बहुत ही कम पैसे लगाए हैं, लेकिन जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, जो कि हमसे कई ज़्यादा समझदार होते हैं मार्केट में, जिन्हें मार्केट की काफ़ी समझ होती है, वैल्यूएशन की समझ होती है, स्टॉक मार्केट की समझ होती है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि अगर उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया है 1367 के प्राइस पर, तो वहां पर मेरा मानना है कि ये लेवल बहुत ही बड़े मार्जिन से टूट जाएगा, उसके चांसेस बहुत ही कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर स्टॉक में बहुत ही गिरावट हो जाती है, सप्लाई ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा और यहां पर सेंटीमेंटल गिरावट हमें देखने को मिल जाए, तो ये स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा 1300 के लेवल पर, जहां पर इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। तो मेरा मानना है इसमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए और लॉस बुक करने के बजाय और इन्वेस्टर्स को यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स सिचुएशन सुधरने वाली है, कोविड भी यहां पर हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा और ट्रैवलिंग भी वापस हमें नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।